नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। हिंदू अंडर अटैक। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रियासी हमले के बाद से जम्मू की अगर बात की जाए तो बीते 3 दिनों में 4 बड़े आतंकी हमले हो चुके हैं। रियासी में हम देखते हैं कि किस तरीके से 10 हिंदुओं को टारगेट किया जाता है, उनके टारगेट किलिंग होती है बाकायदा, और इसके बाद सवाल कई उठते हैं। लेकिन सवाल केवल जम्मू से जुड़ा हुआ नहीं है, सवाल केवल जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ नहीं है। पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से सवाल उठ रहा है कि विश्व में क्या हिंदू खतरे में आ चुका है, क्या हिंदू अंडर अटैक आ चुका है। कुवैत की कहानी लेकर आज आपके बीच रहे। कश्मीर से लेकर कुवैत तक कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन अगर इसके आधार पर जाए तो ये मिलती हुई नजर आती है। कुवैत में जिस तरीके से दक्षिण बंगाल में बड़ी विभत्स घटना हुई है, वहां पर एक बहुमंजिला इमारत में आग लगती है और इस अग्निकांड में 49 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें से 42 भारतीय हैं। इन 42 भारतीयों में ज्यादातर हिंदू हैं। ये पूरी घटना जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं। विदेश मंत्रालय पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। रेस्क्यू में जिन लोगों को बचा लिया गया है उनको किस तरीके से देश वापस लाया जाए, इसे लेकर काम शुरू हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल है जो उठकर खड़ा होता है कि हिंदुस्तान में तो हिंदुओं को किस तरह से टेरर अटैक करके उन्हें टारगेट किया जा रहा है, अटैक के अंडर उन्हें रखा जा रहा है। लेकिन क्या कुवैत की इस घटना में कहीं ऐसा तो नहीं, ये हादसा नहीं, षड्यंत्र है, साजिश है? क्योंकि साफ तौर पर ये जो दक्षिण बंगाल का इलाका है, यहाँ ज्यादातर भारतीय रहते हैं और भारतीयों में भी ज्यादातर हिंदू रहते हैं। इस अग्निकांड में भी ज्यादातर मरने वाले हिंदू ही हैं। क्या पाकिस्तान भारत के हिंदुओं के बढ़ते कद, हिंदूवादी सरकार के बढ़ते कद से बौखला गया है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि बौखलाहट में पूरे विश्व में कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिसे प्रथम नजर में तो हम दुर्घटना देख रहे हैं, दुर्घटना मान भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है? इस पर जरूर बहस होनी चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए, और इसीलिए आज रण क्षेत्र में होगी इसी मुद्दे पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ कुछ ही देर में आज का गेस्ट पैनल भी जुड़ेगा, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आखिर हम क्यों कह रहे हैं हिंदू अंडर अटैक, देखिए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट। कहीं हिंदू अपने ही देश में आतंकवाद की गोली का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं किसी पराये देश में जीते जी हिंदुओं को अग्नि के भेंट चढ़ाया जा रहा है। अपना देश हो या पराया मुल्क, आज हिंदू हर क्षण और हर स्थान पर खतरे में हैं। एक ओर जहां जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा में हिंदू पिछले 4 दिनों में 4 आतंकी हमलों का शिकार हो चुके हैं, वहीं अब कुवैत अग्निकांड ने ये साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, हिंदू कहीं सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया में हर देश में कहीं ना कहीं हिंदुस्तानी हिंदू पैदा तो हो रहा है और मर भी रहा है, लेकिन प्रश्न तब उठते हैं जब ये मौत स्वाभाविक नहीं होती। अग्निकांड में मरे हिंदुओं की मौत को दुर्घटना तो बताया जा रहा है, लेकिन ये दुर्घटना करवाई जा रही है या सच में हो रही है, इसकी जांच जरूरी है। सवाल स्वाभाविक है कि क्या जम्मू हमले के बाद अब कुवैत अग्निकांड भी कहीं भारत के बढ़ते कद को देखते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट का परिणाम तो नहीं है? क्योंकि कुवैत अग्निकांड के बाद जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, वो इस अग्निकांड के षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं। क्योंकि इस अग्निकांड में मारे गए 49 श्रमिकों में 42 श्रमिक भारतीय हैं, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं। यही नहीं, ये हादसा जिस बिल्डिंग में हुआ है उसका मालिक मुस्लिम है, जिसका नाम के.जी. अब्राहम है। कुवैत अग्निकांड से जुड़े ये सभी तथ्य ये दावा कर रहे हैं कि ये हादसा इन दिनों इस्लामिक देशों में चल रही उस हिंदू विरोधी कट्टरता का परिणाम हो सकता है, जिसके तहत आज जम्मू से लेकर कुवैत तक हर जगह हिंदू अंडर अटैक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। निश्चित तौर से बहुत दुखद घटना है ये। मैं अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ, क्योंकि अपने भारत के नागरिक हैं, वहाँ पर काम करने गए थे बेचारे,
और उनके साथ इस तरह की दुर्घटना घटी है, निश्चित तौर से उनको कम से कम उनके परिवार को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। आज के महंगाई के समय में 2 लाख रुपए का कोई महत्व नहीं है, कम से कम 25 लाख रुपए उनको मिलने चाहिए और उनके परिवार के एक एक व्यक्ति को उनको रोजगार या काम मिलना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। क्योंकि घर का कमाने वाला व्यक्ति जब चला जाता है और ऐसी दुखद घटना घटी है तो पूरा परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। तो निश्चित तौर से 2 लाख जो मुआवजा है वो बहुत ही कम है। इनको 25-25 लाख रुपए मुआवजा और पूरी मदद इनको नौकरी जहाँ पे भी हो सकता है एडजस्ट इनको करना चाहिए और हम सबकी शोक संवेदना उनके साथ है। और हम लोगों की सबकी संवेदना है उन परिवारों के साथ जिनके लोग वहाँ थे और इस घटना में उनकी मृत्यु हुई है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों की बैठक ली है और हम लोग यहाँ से कल सुबह वहाँ कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ का जो सिचुएशन है उसका स्टॉक लेंगे, जो घायल हैं, जिनको चोटें हैं, जहाँ जहाँ अस्पतालों में हैं उनका जायजा लेंगे कि उनका इलाज कैसा चल रहा है। जो हम लोगों की रिपोर्ट है, हम लोगों की एम्बेसी के सारे वहाँ पे अधिकारी कई बार जा चुके हैं, उसके साथ साथ कुवैती अथॉरिटीज़ भी बार बार विजिट किए हैं और हम लोगों के पास जो रिपोर्ट है कि जो घायल हैं उनकी अच्छे ढंग से देखभाल हो रही है और जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जल्दी से जल्दी उनका आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चालू है और उनको जल्दी जल्दी देश ले जाने की तैयारी है। देखिए, इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। हम लोगों को इस घटना, इस सिचुएशन को देखना है, उसको कंट्रोल में करना है और इसमें बेहतर से बेहतर सहायता उपलब्ध करानी, जिसके लिए हमारी सरकार सारी यथासंभव प्रयास कर रही है। इसमें जो लोग हैं जो अभी तक पता चल रहा है कि इन राज्यों के हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस चालू है। अभी जो सामने सिचुएशन है उसको डील करना है, उसके बाद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे सरकार बनाए। जब तक वहाँ जरूरत पड़े हम लोगों की, जब तक जरूरत हो हम लोग वहाँ हैं। तो भारत सरकार कह रही है कि जब तक जरूरत है हम वहां मौजूद रहेंगे, स्ट्रैटेजी आगे बनाई जाएगी। जो भारतीय वहां रहते हैं खासतौर पर उनके लिए सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर कई मानक तैयार किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा प्रकरण होता है, एक ऐसी घटना होती है जिसके बाद हर कोई उसे हादसे के रूप में देखता है। क्या जरूरत साजिश के रूप में देखने की नहीं है? क्या सिक्के का दूसरा पहलू नहीं हो सकता? क्या कुवैत अग्निकांड वाकई हादसा है या फिर कोई षड्यंत्र करते हैं? इसी पर चर्चा की शुरुआत स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं रणबीर सिंह पठानिया जी, बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पंडित राज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब है, जय हिंद सर, बहुत स्वागत। और जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट बीएस निगम साहब भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले, क्योंकि पठानिया साहब बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार से उम्मीद रखी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त जो स्थिति है कुवैत में, भारतीयों की मृत्यु हुई है और भारतीयों में भी मैं फिर कहूंगी कि ज्यादातर मरने वाले हिंदू हैं। सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि परिस्थिति जम्मू कश्मीर से लेकर कुवैत तक कुछ एक जैसी बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि जम्मू में टेरर का जो चेहरा है वो सामने आ चुका है, कुवैत में अभी वो चेहरा सामने नहीं आया है। लेकिन क्या इस अग्निकांड को सिर्फ हादसे के रूप में देखें या फिर इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, जैसा कि हम एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं? जी जी, सबसे पहले तो हमारी सांत्वना है और श्रद्धांजलि उन भारतीयों को जो इस भीषण अग्निकांड में अपनी जान गंवा चुके हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ भी के निकाला गया है। वहाँ की इंतजामिया ने भी अपने विदेश मंत्रालय की एक विशेष टीम वहाँ पे भेजी है, रवाना की है। उनके सारे रेस्क्यू रिलीफ के साथ साथ उनके जो मृत लोग हैं उनके शव अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने घरों में एक सकुशल पहुंच जाए, जिससे वहां पर उनका जो आखिरी कर्म वगैरह किया जाए, वो एक है इसमें। दूसरा, आपने ठीक कहा कि न सिर्फ देश भर में बल्कि दुनिया भर में एक रेडिकलिज्म का एक नया दौर देखने को मिला है। आप इसको दूर अगर ले जाए, न्यूयॉर्क टॉवर्स की अगर बात कर लें या ओवरऑल कनाडा में जैसे पिछले दिनों को जहाँ पे मिस्टर एएस निजार का जिनका वो हत्या की थी, उसके बाद भी वहाँ हिंदू नौजवान को जान गंवानी पड़ी। पूरे
दुनिया भर में रेडिकलिज्म थोड़ा बड़ा है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। देश भर में भी रेडिकलिज्म बढ़ाने के लिए एक कई कोशिशें यहाँ पे की हैं। हमें और पूर्ण विषय देखना चाहिए, इसके हर एक पहलू की डिटेल विस्तृत इसमें सर जितने थोड़ा भी आवाज हैं, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मैं तुरंत आपके पास आती हूँ। पैनल प्लीज रणबीर जी की आवाज ऑडियो थोड़ा सा ठीक किया जाए क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैं सीधे पंडित राज शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अब हादसा हुआ है या फिर इसके पीछे षड्यंत्र है, आप लोगों को क्या लगता है? आप ये जरूर कह रहे हैं कि भारत सरकार को जो विदेश जाने वाले जो भारतीय होते हैं, जो कामगर कैटेगरी से आते हैं, ज्यादातर जो गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सबसे पहले केवल हादसे की तरफ नजर जाती है। नहीं लगता आपको कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र भी हो सकता है? पंडित राज शर्मा जी। नहीं, मैं एक बात कहने वाला हूँ। पहले तो उनके प्रति मेरी संवेदना है और दुखी हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो बचे हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है, वो सही हो। अभी मैं कीर्तिवर्धन सिंह जी को भी सुन रहा था। सरकार जितना काम करे, और इसमें हमारी पार्टी पूरा विपक्ष उनके साथ है। ये काम राजनीति करने का नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे कि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे थे कि अगर उन्हें 25 लाख रुपए दिया जाए तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात होगी। सरकार इधर उधर पैसा दे देती है और जिनको जरूरत है अगर उनको दे दे तो क्या है। अब आपने कहा ये षड्यंत्र है या हादसा है। देखिए, अभी पहले तो दिख रहा है सभी लोग हादसा कह रहे हैं। बाकी इस बात को है कि थोड़ा सा मैं एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे लग रहा है ये हादसा भी समझ लेना चाहिए। हमें हर वक्त नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए, और बाकी इसके लिए इंक्वायरी सेटअप बैठानी चाहिए। अगर कोई इसके पीछे है तो उसको उजाड़ फेंको। हमारा देश ताकतवर देश है, किसी से कम कोई है कुछ नहीं है, सब उखाड़ देंगे। आप अभी कश्मीर के JNK की बात कर रहे थे, रियासी की, डूडा की, कटवा की, ये बातें कर रहे थे। वहां पे उग्रवादी अगर सरकार सही हो जाए, देखिए हिंदुस्तान की आर्मी तो है भाई। अगर हम आज सांस ले रहे हैं, खुले में सांस लेते हैं, तो मैं दावे के संग कहता हूं कि हम खुले में एक व्यक्ति सांस जब हम 1000 आदमी सांस तब ले पाते हैं खुले में, जब वहां एक हमारा सैनिक बर्फों में बंकर में बैठा होता है। तो हमें इस वक्त ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। और लावनी जी, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस वक्त सकारात्मक सोच के संग आगे बढ़ने वाला है। इस बार नकारात्मक सोच रखेंगे तो वो दिक्कत होगी, और उनके लिए भी संवेदना हम सही से प्रकट नहीं कर पाएंगे। अगर हम सही से सोचे तो पहले उन्हें बचाने के लिए अभी जा रहे हैं, कल सुबह जा रहे हैं। मैं अभी आप ही के चैनल में सुन रहा था कि कल अभी प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग करी है। ठीक है, उन्होंने मीटिंग करी है, क्या इंस्ट्रक्शन दिए, वो वहां जाएंगे, सारा कुछ देखेंगे। और मैं समझता हूं कि हम, मेरे और आपसे ज्यादा संवेदनशील मुझे लगता है कि सरकार भी होगी। और मुझे नहीं लगता कि मैं आज के दिन कोई सरकार के लिए भी नकारात्मक चीज कहूं, क्योंकि इस वक्त दुखों की घड़ियों से मेरा देश गुजर रहा है, और मुझे सकारात्मक रहना चाहिए। और जो बेचारे एक्सपायर कर गए हैं, मैं उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूं। मेरा देश महान है, मेरे देखिए, देश के सैनिक महान हैं, विपक्ष अब एक किसी अच्छे से कम विपक्ष नहीं की भूमिका यही होती है कि जब ऐसे संकट की घड़ी हो तो वो एक साथ सरकार के साथ देश के मंच पर आकर खड़ा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश की बात होती है। लेकिन आपने कहा राजनीति नहीं हो रही है, मुआवजे की बात करके आप लोगों ने कहीं ना कहीं से राजनीति का पुट जरूर दे दिया। हालांकि इसके पीछे भी आप कह रहे हैं कि संवेदना जुड़ी हुई है, ठीक है सर, लेकिन आपने कहा कि ये हादसा नहीं, ये हादसा ही लग रहा है, हादसा ही हो सकता है, साजिश नहीं हो सकती। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं, मैं कर्नल साहब आपके पास आ रही हूँ, ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमने बीते इतिहास के पन्नों को पलटा तो देखा कि कई जगह पर ऐसे दुर्घटनाएं हुई जो बाद में हादसा नहीं, दुर्घटना नहीं, साजिश निकली हैं। फ्रांस और कनाडा का जिक्र हो रहा था, आपको याद होगा कि फ्रांस में किस तरीके से एक बस से मार दिया जाता है लोगों को। कहा गया था कि बस का ब्रेक फेल हो गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ था। बाद में बाकायदा इसकी जांच होती है और पता चलता है कि इसके पीछे एक साजिश थी। कुवैत में जहां पर मंगाफ में ये घटना हुई है, वो एक ऐसा इलाका है जहां पर भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। और जब मैं भारतीयों की बात करती हूं तो इसमें भारतीय हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, खासतौर पर जो असंगठित वर्ग है उसकी मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास उन नामों की भी लिस्ट अभी है, और जब इन नामों को देखा जा रहा था तो आप यकीन मानिए कि आधे से ज्यादा नाम हिंदू हैं। तो ऐसे में तो सवाल उठता ही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे एक साजिश तो नहीं है, पाकिस्तान की बौखलाहट तो नहीं है। मैं तो पाकिस्तान का नाम सीधे सीधे ले रही हूँ। कर्नल साहब, सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं और एक फौजी की संवेदनाएं मायने रखती हैं। 144 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख फौज है। दूसरी बात, कुवैत में जो ये फायर की इंसिडेंट हुई, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ
कि क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग जो दिखाई देता है उसके ऊपर जी है कि आग लग गई और आग में 42 भारतीय और वो भी ज्यादातर हिंदू मारे गए, या हम इस बात को केवल इसलिए मान लें कि वो बिल्डिंग जिसका मालिक एक मुसलमान था उसने ये शायद कहलवा दिया या कह दिया कि ये आग लग गई, अचानक ये एक हादसा हो गया। अब सवाल ये है कि जब आप क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग करेंगे, और जैसे आपने फ्रांस की एग्जांपल दी, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ। यूक्रेन ये क्या नाम गाजा और इसके युद्ध में, इजराइल के युद्ध में, जो वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क एजेंसी है यानी कि UNRWA है, उस UNRWA को ये पता नहीं लगा कि अस्पतालों में हमास के हथियार कैसे जमा होते रहे, वहाँ के मैटरनिटी वार्ड में, वहाँ के एक्सरे रूम में। तो फिर जब इसकी जांच की गई तो पता लगा कि 7 अक्टूबर को जो अटैक हमास ने किया था उसमें 60-70 लोग उसी UNRWA के शामिल थे। यानी कि जो UNRWA निष्पक्ष होकर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वहाँ पे काम कर रहा था, वो भी पार्टीशन निकला। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज को सीधे सीधे फेस के ऊपर मान लेना गलत है, उसकी जांच होनी चाहिए। जब कोई चीज यानी स्पष्ट है कि देखिए जो दिखता है हम उसकी बात करते हैं और दिखने वाले पर ही प्रश्न खड़ा हो जाता है, लेकिन कई बार पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और होती है। जी सर 10 सेकंड में प्लीज पूरा कर लीजिए। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल करें साहब, पूरा कीजिए। तो ये देखा जाएगा कि कुवैत के अंदर कुल आबादी करीब 50 लाख है, उसमें से 10 लाख वहाँ पे भारतीय हैं, उन 10 लाख में भी ज्यादा हिंदू हैं। और कुवैत और पाकिस्तान के जो संबंध थे वो अभी हाल ही में सुधरे हैं। वहाँ पे जब पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए तो उन्होंने उनके साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की और 7 एग्रीमेंट पे साइन किए। इतना ही नहीं, फरवरी 2024 में पिछले 60 साल के कुवैत और पाकिस्तान के संबंधों को, डिप्लोमेटिक संबंधों के लिए एक पोस्टेज ठीक है सर, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके भी थोड़ा नेटवर्क में हो रहा है। मैं पुनः आ रही हूँ आपके पास। आपकी बात मैं समझ गई। देखिए BS निगम साहब आपके पास भी आ जाती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है जैसा कि कर्नल साहब भी कह रहे थे। अगर देखें तो 17,818 वर्ग किलोमीटर में कुवैत फैला है और जो इसकी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 21% जो हिस्सा है वो भारतीयों का है और उसमें भी ज्यादातर भारतीय हिंदू भारतीय हैं। 30% अगर बात की जाए तो इकोनॉमी में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो इंडियंस निभाते हैं। यहाँ पर जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति को बार बार कहा जा रहा है कि ये एक दुर्घटना है, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उस बिल्डिंग में किस तरीके से भारतीयों को किस तरह से ठूस ठूस कर रखा गया था। यहाँ पर वो अब हिंदू भारतीय श्रमिक थे जिनके जो पूरी तरह से अपनी कंपनी पर ही डिपेंडेंट थे। कंपनी ने उन्हें किस तरीके से वहां पर पहुंचाया, किस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही थी, ये सब कुछ आकलन का विषय है। तो क्यों नहीं ये माना जाए कि ये केवल हादसा नहीं साजिश भी हो सकती है, क्योंकि इसी बिल्डिंग में कहा जा रहा है कि 28 सिलेंडर्स, माफ कीजिएगा 24 सिलेंडर्स रखे हुए थे। 24 सिलेंडर रखे रहने का क्या मतलब है जो अभी तक इनपुट हमें मिल रहे हैं। BS निगम साहब, देखिए आपकी बात सही है, हादसा एक थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लिया जाए, लेकिन इसके जो दूसरे पहलू हैं वो भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी जी का जीतना, तीसरी बार शपथ लेना, कठुआ में और जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों में एकदम टेररिज्म का बढ़ना, और तो और जो गारंटी मोदी जी ने दी है कि मैं 5वीं अर्थव्यवस्था से लेकर तीसरी अवस्था तक लाऊंगा, इसको जो हमारे दूसरे पड़ोसी ऐसे देश हैं, पाकिस्तान का आपने नाम लिया, सही लिया आप लोगों ने, वो इसको आराम से नहीं पचा पा रहे हैं। उन्हें विश्वास हो गया है कि इस बार जो मोदी सरकार है वो हमारे ऊपर बहुत हैवीली है, और सरकार के कई लोग ये कह भी चुके हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत में मिलाएंगे। तो ये सब बातें लेकर के पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत की जो आर्थिक रीढ़ है, जो आर्थिक हमारी वेन्स हैं,
उनको ही क्यों ना खत्म किया जाए। इसलिए जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें या इस्लामिक कंट्रीज हैं उसके अंदर जो भारतीय लोग कमाने जाते हैं अपने रोजी रोटी, तो उन्हें लगता है कि अगर हम इसी को बंद कर देंगे तो भारत के लिए बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, इन्हें डरा देंगे, धमका देंगे। तो मैं इसको एक हादसे के रूप में कम और एक आर्थिक साजिश के रूप में ज्यादा मानता हूँ। मुझे लगता है आर्थिक कि साजिश, यदि हम आपने अभी भी आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खास तौर पर ये आर्थिक चोट पहुंचाई जाने के पीछे का आधार तो नहीं तैयार करती है। लेकिन पंडित राज शर्मा जी, और फिर मैं रणबीर जी आपके पास आऊंगी, पहले पंडित राज शर्मा जी, देखिए यहाँ पर हमने कहा ना कि आज जिस तरीके की तस्वीरें हम तक आई हैं, लगातार हर जगह सिर्फ हादसे की बात हो रही है। हम अकेले एक ऐसे चैनल हैं जो आप इसलिए इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी घटना में साजिश का एंगल लेकर आए हैं क्योंकि हमने बीती घटनाओं में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं। यहां पर भी अगर आप देखें तो कुवैत की जिस बिल्डिंग में इन भारतीय मजदूरों को, श्रमिकों को रखा गया था, उसकी हालत बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी। यहां पर जो श्रमिकों के परिजन हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि उनसे जब बातें हुआ करती थी तो वो बताते थे कि कितनी तकलीफ में वो रह रहे हैं, उसके बावजूद भी नजरअंदाज किया गया। क्या इस पूरे प्रकरण में नहीं लगता आपको कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बिल्डिंग का मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, वो पाकिस्तान का कहीं एक बोहरा तो नहीं बन गया? नुकसान भारत को पहुंचाना उद्देश्य है। अच्छा लावनी जी, अगर मैं ये कहूं कि वो भारत पाकिस्तान का मोहरा बन रहा तो ये जल्दीबाजी नहीं हो। मैं ये समझता हूं, मैं उस बिल्डिंग के बारे में अच्छी तरह समझता हूं। कल मेरा भी वहां पे रियल व्यक्ति मेरा वहां पे है, वो सब बताया सर, गया। पाकिस्तान का नाम लेने में इतना गुरेज क्यों होता है आप लोगों को? इतना अरे भय क्यों लगता है? आप बिल्कुल पाकिस्तान, देखिए सर, नहीं सर, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी। पंडित जी सुनिए। अरे पंडित जी, कौन लापरवाह है, कौन नैरेटिव सेट कर रहा है, ये मुझे मत बताइए, मुझे बिल्कुल मत बताइए। लेकिन यहाँ पर जब मैं पाकिस्तान का नाम लेती हूँ तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम हो। आप अपनी बात रखिए, मैंने अपनी आपकी बात का स्वागत भी किया कि निश्चित रूप से वही जो भूमिका आप निभा रहे हैं, विपक्ष की भूमिका यही होती है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान का नाम ले रही हूँ, इस पैनल में बैठे हुए रक्षा विशेषज्ञ और फॉर्मर डिप्लोमेट दोनों ये कह रहे हैं कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन आप पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप गलत हैं। 35 बार आप ही के सामने कह चुका हूं, मिटा दो पाकिस्तान को। आप बार आप टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर, अरे सर छोड़िए ना, आप हमारी टीआरपी की बात छोड़ दीजिए। आपकी टीआरपी 99 पर अटक गई है, आप हमारी टीआरपी पर मत जाइए। आप दरअसल दिक्कत क्या है ना पंडित राज शर्मा जी, दिक्कत यह है कि आप लोगों को जब मूल प्रश्न की तरफ लेकर जाओ तो आप उस मूल में इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहां पर आपका एक वोट बैंक संतुष्ट नहीं होगा, आपका वो वोट बैंक संतुष्ट नहीं होगा। आप मुझे टीआरपी का खेल मत बताइए, आपकी टीआरपी 99 पर लटक गई है, ये सारे देश ने देखा है। पाकिस्तान का नाम लेने से इतना गुरेज क्यों? पठानिया साहब, मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिससे पंडित जी को इतनी तकलीफ हो गई। मैं तो यही कह रही हूँ कि क्यों नहीं माना जाए कि पाकिस्तान का नाम हो सकता है। क्या मतलब, कहने का मतलब है आप किसी रणबीर जी दे रहे हैं जवाब, आपके चीखने से ये बात थोड़ी खत्म हो जाएगी। गलत है चीखने से, रणबीर पठानिया जी चैनल में बोलने से भी कोई देवता नहीं बन जा रहा है। मैं भी ब्लंटली बोलता हूँ। वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मा जी, आप उस चैनल पर बैठे हुए हैं जिसने इस देश में सबसे पहले इस्लामिक जिहाद की कहानी सामने रखी थी, और आज की तारीख में उसी इस्लामिक जिहाद की बात दुनिया के हर मंच पर होती है। ये वो चैनल है जो आपके सामने सबसे पहले लेकर आया था कि इस देश में लव जिहाद जैसी प्रकरण हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त हमारा मजाक उड़ाया गया, और आज की तारीख में उसी लव जिहाद की कहानी पूरे देश में लिखी जाती है। उसका जिक्र आप लोग भी करते हैं, राजनीति भी करते हैं, इसलिए मुझे मत बताइए मेरे चैनल के बारे में। नहीं सर, नहीं। अगर मैंने आज एक मुद्दा उठाया है, आपने संजीदगी के साथ इस मुद्दे पर बात शुरू की थी, लेकिन अंततः आप अपने मूल पर आ गए। आपको पाकिस्तान का नाम लेना अच्छा नहीं लग रहा था। आप मूल तत्व में आ गए हो। पठानिया जी दे रहे हैं आपका जवाब। आप मुझसे डिबेट मत कीजिए, सरकार में पठानिया जी बैठे हुए हैं, मेरी क्या सीमाएं हैं, मुझे किस पर बात करनी है ये आप तय नहीं करेंगे। पठानिया जी, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी के 10 वर्षों में भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है।
भारत के बढ़ते कद के साथ भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की सैन्य शक्ति भी बढ़ी है और भारत का ओवरऑल जिसे कहते हैं भारत के नागरिकों का मनोबल भी बढ़ा है। एक भारत तो वो है जो भारत की टेरिटरी में रहता है, लेकिन एक भारत वो है जो भारतीय है, मूल से भारतीय है, धर्म से भारतीय है, सनातनी है, लेकिन यूएस जिन्हें इंडियन डायस्पोरा के नाम से कहा जाता है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो फिजी है, चाहे वो कंबोडिया है, चाहे वो लाम है, चाहे वो मलेशिया है, तो इन मुल्कों में वहां बैठे हैं। हमारा पूरा दायित्व, सरकार का भी दायित्व, नागरिकों का भी दायित्व और राजनीतिक पार्टियों का भी पूरा दायित्व है कि हम उनको भी ऑन करें, उनकी रक्षा और सुरक्षा की भी जिम्मेवारी लगे, और जब भी उनको कोई ऐसी परेशानी, ऐसी साजिश आए तो हम सब चट्टान की तरह उनके पीछे खड़े हो जाएं। मैंने कहा हमें ओपन माइंड से, फिलहाल तो रिलीफ और रेस्क्यू सरकार वहां चला रही है, और कोई भी ऐसी शरारत, मिसचिफ जिसे कहते हैं, या कॉन्स्पिरेसी जिसकी जैसे बात की जा रही है, जी आपको क्या लगता है? चलिए ठीक है, आप बिल्कुल भारत सरकार का जो ये अभी जो महत्वपूर्ण कदम है वो उठाया जाना चाहिए कि रेस्क्यू हो सके, और खास तौर पर जो भारतीय फंस गए उनको भारत ले आया जाए। लेकिन क्या नहीं, आपको क्या लगता है जिस मुद्दे को हम जो सामने लेकर आए हैं, हमें लग रहा है कि ये केवल हादसे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे षड्यंत्र और हम समझ नहीं पा रहे हैं? जैसे कि कर्नल साहब ने भी कहा कि जो दिखता है हम उसी पर बात करते हैं, जो नहीं दिखता है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, और असल में जो मूल होता है वहीं छिपा होता है। मैं आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने एक एंगल जो हर एक के मन में मंशा थी, जो हर एक के मन में एक शक था, हर एक के मन में कहीं ना कहीं प्रोपेंसिटी, आज उस पर बात की जा रही है, और कहीं ना कहीं पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में खासकर भारतीय और विशेषकर हिंदुओं को एक कहीं ना कहीं एक एफिनिटी जरूर होगी जो साजिश शो को देखेंगे कि कम से कम हमारी रक्षा, सुरक्षा और हमारा जिसे कहते हैं वेलफेयर और वेलबींग के लिए यहाँ पे भी जिसे कहते हैं केयर की जा रही है। हमें ओपन रहना चाहिए, मैंने कहा। और अब आप आज राम मंदिर की स्थापना में अगर आप बिल्कुल हमें ओपन रहना चाहिए। पंडित राज शर्मा जी, कम से कम ओपन रहना चाहिए। आप नाराज हो गए, लेकिन हमें कम से कम सिक्के के दूसरे पहलू पर चर्चा तो करनी ही चाहिए ना पंडित जी। देश के प्रति वफादारी आपसे नहीं सीखनी है लावनी जी, आपसे नहीं सीखनी है मुझे। आई नो, मुझे ना सिखाएं आप, मैं जानता हूं, है ना। आप अपनी टीआरपी करिएगा, मगर मुझे तो गलत मत बताओ, है ना। पाकिस्तान को मिटा दो, क्या है उसकी औकात, क्या है भाई? 2 कौड़ी का भिखारी है। आप हमें नहीं सिखाएंगे वफादारी, अब बात को करिए। यहां पे एक और बात लावनी जी आपको भी बताऊंगा, आप और हमारे में बहुत डिफरेंस है। हमें मैच्योरिटी का परिचय देना चाहिए। आपने ये कहा मुझे खेत पहुंचा, मैं प्रोडक्टिव व्यक्तित्व का इंसान हूं अपने देश के लिए। आपने कैसे कह दिया? आपने अपना मूल दिखा दिया। मुझे तो लगा कि मूल सामने वाले ने दिखा दिया अपना। मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ जो भी वहां पे कुवैत पे हुआ है, अभी कर्नल साहब ने भी बात को बोला कि जो हादसा बता रहे उसकी इंक्वायरी हो। ना तो आप सीईओ रा की सीईओ हैं, ना मैं पुलिस का सीईओ हूं, हमारे सरकार है। पंडित जी, आपकी बात बहुत शांति से मैंने सुन ली। मूल की बात आपने कही ना, तो मेरा मूल ये है राष्ट्र सर्वोपरि, और अगर मेरे राष्ट्र से जुड़े हुए लोग, और उसमें भी खास तौर से मैं एक प्राउड हिंदू हूं, अगर हिंदुओं पर अटैक होता है और हिंदुओं को साजिशन अगर मारने का प्रयास किया जाता है, तो मैं हर उस पॉइंट पर चर्चा करूंगी जिससे मेरे देश के हिंदू सुरक्षित रह सके, वो विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना हो। आपकी सीमाएं हो सकती हैं, मेरी सीमा मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र की मर्यादा है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बड़ी बहस, हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद सीधे कर्नल साहब के पास चलना चाहती हूँ। साहब देखिए, पॉलिटिकल बॉडीज की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों ने अपनी अपनी बातें की, लेकिन मुद्दा यह है कि होता यही है कि जब कभी भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं, राजनीति शुरू हो जाती है, और असल में वो पॉइंट मिस हो जाता है जिस पर मिलकर यूनानिमस वॉइस उठाने की जरूरत है, एक मुश्त आवाज उठाने की जरूरत है, और वो है जो विश्व में हिंदुओं के विरोध में जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उस पर एक मंच पर नहीं आ पाता है। हमारी देश की पार्टियां एक मंच पर नहीं आ पाती, क्योंकि राजनीति की भेंट चढ़ जाता है हर एक मुद्दा। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल ठीक कह रही है राज शर्मा जी ने, बिल्कुल ठीक कहा कि हादसा है या साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि तर्क और सच्चाई की कसौटी के ऊपर जब कोई जांच का रिजल्ट आ जाता है तब मानेंगे। लेकिन अंदाजा किस बात से लगाया जाता है? जिस बस में श्रद्धालु जा रहे थे उसके ऊपर हमले की जिम्मेदारी किसने ली? टीआरएफ ने।
यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये कौन है? ये लश्कर तैयबा का मुखौटा है। उसने जिम्मेदारी तो ली, मगर उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि एक लंबी श्रृंखला है इन आतंकी हमलों की, आज तो इसका प्रारंभ हो रहा है। उसने ये भी कहा कि ये हमले टूरिस्ट के ऊपर किए जाएंगे, टूरिस्ट और नॉन लोकल्स। अब जो बस जा रही थी वो कटरा के लिए जा रही थी। कटरा में वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जो बस जा रही थी उसमें मुसलमान तो होंगे नहीं, और मैं समझता हूँ ईसाई भी नहीं होंगे, तो उसमें तो सब हिंदू थे, और इन हिंदुओं के ऊपर उन्होंने अटैक किया। और उसके बाद जो कहा था कि ये श्रृंखला का प्रारंभ है, अगले 4 दिन तक ये अटैक होते रहे। और फिर एक बात और, राज शर्मा जी ने कहा कि पाकिस्तान का वजूद क्या है। भाई बहुत बढ़िया बात है, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन दुख इस बात का है कि एक आदमी जो 7% की वोट के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, जो ये कहता है कि अगर हिंदुस्तान में चाइना जैसा राज आ जाए तो अच्छा है, वही आदमी ये भी कहता है कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, लेके तो दिखाओ पियो के। एग्जैक्टली वर्बेटम यही वर्ड्स उस आदमी ने कहे हैं। उस आदमी से आपका क्या कनेक्शन है? अब एक तरफ तो आप ये कहें कि पाकिस्तान का वजूद क्या है। अच्छा, पाकिस्तान का वजूद कुछ नहीं, ये हम जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसके कुवैत के साथ में पिछले कुछ समय में नज़दीक आया है, और वो जो नज़दीक आया है, और फिर ये बिल्डिंग एक मुसलमान की है। लिहाजा लावणी का जो ये कहना है कि भाई एक अंदेशा ही तो है, ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि ये आदमी पाकिस्तान की बात में आया हो और इसने कुछ किया हो, क्योंकि वो तो पहले ही गजवाए हिंद और हिंदुओं के खिलाफ कमर कस के खड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं मालूम कि पीओके के अंदर करीब करीब 30 आतंकी संगठनों में, जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, TRF वगैरह वगैरह सारे शामिल थे, और उन्होंने इकट्ठे होकर बाकायदा एक शपथ ली कि हमें चाहे हमको सबको फिदाइन बनना हो, लेकिन हम कश्मीर के अंदर इंस्टेबिलिटी लेके आएंगे। ये सारे फैक्ट्स हैं, मैंने कोई भी चीज़ अपनी तरफ से नहीं की। अंदाज़ा कैसे लगाया जाता है? कल को क्या होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बीते हुए कल में क्या हुआ, और बीते हुए कल में जो हुआ उससे आप भी वाकिफ है, ये भी वाकिफ है। तो क्यों ना ये शक लगाया जाए कि पाकिस्तान और कुवैत के बीच में कुछ हुआ, और शायद ये हादसा नहीं, ये एक साजिश भी हो सकती है। लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक इसका रिजल्ट आता है। हिंदुओं के खिलाफ एक षड्यंत्र इसलिए भी चल रहा है कि हिंदुओं की बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति दूसरे देशों को चुभने लगी है, और जब कुछ लोगों को चीजें चुभने लगती हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। हो सकता है कि इसके अगेंस्ट भी ये काम हो, तो ये सब संभावना है। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा। और कुवैत की अगर आर्थिक पावर की बात की जाए, इकोनॉमिक पावर की बात की जाए, तो उसकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान है। 30% आबादी है जो वहां पर खास तौर से इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बनती है, और यही बात है। इसीलिए हमने ये मुद्दा रखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बढ़ता हुआ कद है ये चुभ रहा हो, ये अखर रहा हो पाकिस्तान को, और अभी प्रारंभ है तो इसका आगाज जम्मू से हुआ है, अंजाम कहां कहां तक पहुंचेगा विश्व में अभी तो ये शुरुआत हो रही है। कहीं आगे जाकर स्थिति और ज्यादा विभत्स तो नहीं हो जाएगी? क्या हमें इस मसले पर नहीं आकलन करना चाहिए? इसलिए इस मुद्दे को रखा गया। BS निगम साहब, आप सहमत है कर्नल साहब की बात से? हाँ, मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, और इतने वरिष्ठ आदमी हैं वो, समझिए वो जो बात कह रहे हैं। और मैं तो, मुझे तो बड़ा गर्व इस बात का है कि आपने कम से कम इस मुद्दे को उठा करके एक अलग पहलू, एक अलग दृष्टिकोण से भी बात करने की कोशिश की है। हमें अपने सारे जो दिशाएं होती हैं उनको खुला रखना चाहिए। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से भी कहूंगा, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही है, समझे। और वही भावना उनकी तब भी होनी चाहिए कि जब हम किसी देश के बारे में बात करें। पाकिस्तान हमारा किसी काम का नहीं है, समझे, वो हमें हर तरह के नुकसान पहुंचाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि मैं घर में घुस के मारेंगे, तो वह पाकिस्तान में जो आतंकवादी मारे जा रहे हैं एक एक करके, उसको भी उन्होंने भारत से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं ऐसी लग जाती है जैसे मानो हम उनको ये बात कह रहे हैं। मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं है कि कांग्रेस खराब है ना, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ वो जो भी मारे गए हैं भारतीय हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो आपने अभी इशारा किया है
कि क्या पता है कल और किसी देश में ऐसी घटना घट जाए, तो तभी हम मालूम करेंगे। हमें अभी से इस बात की सावधानी बरतना चाहिए और हमें डायरेक्टर्स भी देना चाहिए। हमें ऐसी एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि भारत के लोग सावधान रहें, जो खासकर के हिंदू डोमिनेटेड एरियाज हैं उनमें घूमने वाले लोग सावधान रहें और एहतियात बरतें। बिल्कुल पठानिया जी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये महत्वपूर्ण हो चुका है अब भारतीय हिंदुओं के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही। जो और इसको आगे और कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए हमें इसका एहतियात बरतना पड़ेगा। और मैं तो आगे ये कहूंगा, रणबीर पठानिया जी, 3 कहा जाता है जो फ्रीडम्स भारतीय संविधान के तहत भारतीय सिटीजन्स को है, वो भारतीय सिटीजन सिर्फ भारतीय टेरिटरी पे नहीं, वो पूरी दुनिया भर में जहाँ पे भारतीय नागरिक रहेंगे वो उनको अवेलेबल है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, जिस तरीके से शिवखोड़ी, पहले माता वैष्णो देवी और फिर शिवखोड़ी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साथ हुआ, या डोडा में हुआ, या कठुआ में हुआ, या पिछले 3-4 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरे टर्म में एकदम पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट पे भारतीय महाद्वीप, जिसे जम्बू महाद्वीप भी हमारे जिसे कहते हैं पुराणों में कहा गया, वहां पे एक थोड़ी सी अनकंफर्टेबलनेस कहीं ना कहीं एक रेडिकल क्वार्टर्स में, बाकी तो हमारे नेबरहुड वाले ये लोग थे, और दुनिया भर में अक्रॉस द ग्लोब भी कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबलनेस जो देखने को मिली है। हमें हर एक चीज को एक प्रोफेशनल और जिसे कहते हैं बिल्कुल एक स्टेट ऑफ आर्ट अप्रोच के साथ देना पड़ेगा। भारत भारतीयों के लिए, और भारत का मतलब ना सिर्फ भारतीय जनसमूह पे, भारतीय टेरिटरी पे वो लोग रहने वाले, बल्कि दुनिया भर में रहने वाले भारतीय हैं, उनकी चिंता करें, उनकी रक्षा और सुरक्षा की चिंता करें। ये हम सबका दायित्व भी है, कर्तव्य भी है, सरकार भी इसमें लगी है, हम सबको लगना पड़ेगा और जिम्मेदारी के साथ हमें इसमें जिसे कहते हैं अपना रोल लगना पड़ेगा। और इसमें विपक्ष की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, क्योंकि लोकतंत्र सत्ता से नहीं बल्कि विपक्ष से भी चलता है, दोनों को साथ आना होगा। सबब करूंगी पंडित जी आपके कमेंट के साथ। पंडित जी आपका लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये सारा काम इस वक्त सरकार है, सरकार करे। सरकार अगर अच्छे कदम उठा रही है, विपक्ष उसके संग है। और ये एक और मेरी बात सुनिए, ये देश सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी हो रहे, पहले भी हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ही देश में 2 पार्टी इन मामलों में मत बनाइए, क्योंकि हमें दूसरे लोगों से ही लड़ने के लिए ताकत चाहिए। जब हम एक दूसरे के लिए कटाक्ष करेंगे तो लावनी जी दिक्कत पड़ेगी। और मैं नहीं समझता। पंडित जी बहुत अच्छी बात आपने कही है, कर्नल साहब ने इस पे बाकायदा ताली भी बजाई, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन जो बात पंडित राज शर्मा जी समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझता हूं जी, जो बात पंडित राज शर्मा जी व्यक्तिगत रूप से समझ रहे हैं, वही बात हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी भी समझे, वही बात कांग्रेस की पूरी सेना समझे। जो बात पंडित जी समझ रहे हैं, यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा, यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर आपकी सीमाएं कहां पर आकर टिक जाएंगी, लेकिन सच्चाई ये है कि समझना सबको होगा। समावेशी रूप से, समय की कुछ कमी है इसलिए चर्चा ही खत्म करती हूं, लेकिन बहुत संजीदगी के साथ आप लोगों ने आज की चर्चा में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज हमने बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, कुवैत अग्निकांड हुआ है, चारों तरफ चर्चा हो रही है कि बड़ा हादसा हुआ है, 40 से ज्यादा जो भारतीय हैं इसमें मारे गए हैं। इन भारतीयों में भी ज्यादातर हिंदू भारतीय हैं, हिंदू हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। हिंदुस्तान में हिंदू पैदा भी होता है, मरता भी है। दुनिया में कहीं ना कहीं हिंदू पैदा होता है, मरता है, लेकिन जब वो मरता है और उसके पीछे अगर दुर्घटना होती है तो सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि ये दुर्घटना खुद हुई है या करवाई जा रही है। आकलन होना चाहिए, प्रश्न स्वाभाविक है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।